नमस्कार। हाउसवाइफ स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं मालती जोशी जी द्वारा लिखी गई एक कहानी, शापित शैशव। दरवाजे की घंटी इतनी जोर से बजी कि क्षण भर को हम सभी सहम गए। मैं समझ गई कि पारुल आई है और खूब भरी हुई आई है। दरवाजा खुलते ही वह घर में दाखिल हुई, पर रोज की तरह दंदनाती हुई अपने कमरे में गुम नहीं हुई। रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर उसने तीखी आवाज में पूछा, आपने नीलम के यहाँ फोन किया था? हाँ किया था। और सोनल के यहाँ भी? मैंने स्वीकृति में सिर हिला दिया। क्यों? अब इस क्यों का कोई क्या जवाब दे। इस तरह शहर भर में मुनादी करवाने की क्या जरूरत थी? अब इस सिरफिरी लड़की को कोई कैसे समझाए कि लड़की रात के 10-11 बजे तक घर नहीं लौटती तो घबराहट होती है। फिर उसकी मेज पर यहाँ वहाँ लिखे नंबरों को घुमाना भी पड़ता है। दरअसल तुम्हारे पापा यहाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने कड़कती आवाज में कहा। पापा घर पर रहें या ना रहें, मेरे लिए शहर भर के फोन खड़खड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। यू हैव नो राइट एंड आई हेट इट। आइंदा ख्याल रखें, उसने निर्णायक स्वर में कहा और पैर पटकती हुई अपने कमरे में गुम हो गई। गुस्से से, अपमान से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, पर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने को जब्त किया। मुझे मालूम था कि लक्ष्मी रामधन बड़ी उत्सुकता से यह सारा प्रसंग देख रहे हैं। उत्तेजना से उनकी आंखें फटी जा रही हैं। वे शायद रात से ही घात लगाए बैठे थे कि अब कुछ अभूतपूर्व होकर रहेगा। एक तो सौतेली माँ का ठप्पा और दूसरा बिटिया का ऐसा घनघोर अपराध। पर मैंने उन्हें निराश ही किया। मैं तो अपनी कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहती थी, पर एकदम चुप्पी लगा जाना भी शायद मेरे हक में अच्छा ना होता। वे लोग इसे कमजोरी ही समझते, इसलिए बेजारी की मुद्रा बनाकर मैंने कहा, घर में कोई बड़ा बूढ़ा ना रहे तो ऐसा ही होता है। बच्चों को ना बोलने की तमीज आती है और ना रहने का ढंग। अरे बड़ी बूढ़ी थी तो उनकी कौन सुनवाई होती? रामधन बोला। अम्मा जी बेचारी खुद डरी डरी सी रहती। आया ने मार लड़िया कर मुंह पे बिठा लिया है इसको। कुछ कसर थी तो बोर्डिंग में पूरी हो गई। चलो तुम सब्जी छौंको, और कुछ नाश्ता पानी चाहिए तो पूछ लो जाके। इन बातों का तो कोई अंत ही नहीं है, मैंने सभा का समापन करते हुए कहा और अपने कमरे में चली आई। सारा दिन मेरी आंखों के सामने उसका वह तमतमाया चेहरा घूमता रहा। कैसा तो सुंदर रूप पाया है, पर गुस्से में कितना विकृत हो जाता है। इस लड़की से कैसे पार पाया जाएगा? एक सुव्यवस्थित भविष्य के लालच में मैंने यह कैसा अनचाहा बोझ उठा लिया। नहीं, अनचाहा कहना तो गलत होगा। उस समय तो कितनी ललक थी, कितना उत्साह था, पर अब डॉक्टर कुमार ने कोई बात नहीं छुपाई थी, पहले से आगाह कर दिया था। रजनी जी, मेरे घर में आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई असुविधा नहीं होगी, इसका मुझे विश्वास है। ईश्वर की कृपा से सुख सुविधा का सारा सामान घर में मौजूद है। पर हाँ, घर में मेरी एक बिटिया भी है जो अपने में एक समस्या है। बोलती है तो पत्थर सा मारती है। अब तक तो हॉस्टल में थी, इसलिए आचार व्यवहार का कोई ढंग मैं उसे सिखा नहीं पाया हूँ। हाई स्कूल करने के बाद अब मैं उसे घर पर ले आया हूँ। सोचा था कल को उसे शादी करके फिर दूर जाना ही है, कुछ दिन तो बाप के पास रहे, कुछ तो मन के तार जुड़े। पर बड़ा मुश्किल लग रहा है, बल्कि अब तो मैं इस चिंता में घुल रहा हूँ कि इस उज्जड को ब्याहेगा कौन। अगर कोई मायका लाल दहेज के लालच में ले भी गया तो 4 दिन बाद ही मेरे दरवाजे पर छोड़ जाएगा। इसीलिए पत्नी की मृत्यु के इतने वर्षों बाद मैंने फिर से शादी करने का फैसला कर लिया है। सोचता हूँ घर में सौतेली ही सही, माँ आएगी तो एक वातावरण बनेगा, कुछ संस्कार जगेंगे। ईमानदारी की बात तो यह है कि यह शादी मैं अपने लिए ही नहीं, अपनी बेटी के लिए भी कर रहा हूँ। सच है, डॉक्टर कुमार ने कोई बात छिपाई नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं स्थिति की भयावता की कल्पना नहीं कर पाई थी। बल्कि मैंने तो यह रिश्ता एक चैलेंज के रूप में, एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया था। 35 वर्ष की आयु में मुझे 17 साल की लड़की की माँ बनने में कोई आपत्ति नहीं थी। अब लगता है उस 17 वर्षीय आफत को देखे बिना ही यह चुनौती स्वीकार करना मूर्खता थी, पागलपन था। मेरी और पारुल की पहली मुलाकात ही बड़ी लोमहर्षक थी।
बिटिया को उसकी सहेली के यहाँ छोड़कर डॉक्टर केवल एक दिन के लिए इंदौर आए थे। हमारी शादी बहुत ही सादे समारोह में संपन्न हुई। भोज का आयोजन भी लंबा चौड़ा नहीं था। भैया ने केवल कुछ चुनिंदा दोस्तों और परिजनों को ही बुलाया था। फिर भी रात के 11 बज ही गए। भाभी उतनी रात को विदा करने के लिए तैयार नहीं थी, पर इनकी जिद के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। कोई बारात की विदाई तो थी ही नहीं। हम दोनों ही कार में बैठकर चले तो 4 बजते बजते घर पहुंच गए। मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि मेरे लिए बंधनवार सजे होंगे या किसी ने अल्पना डाली होगी। मैंने यह भी नहीं सोचा था कि शहनाई की मंगल ध्वनि मेरा स्वागत करेगी या कि ढोलक की थाप से पूरा मोहल्ला गुंजायमान होगा। हम लोगों की शादी तो एक अनुबंध मात्र थी। भैया भाभी ने उसे एक उत्सव का रूप दे दिया था, बस। इस ओर वह उत्साह नहीं होगा यह मुझे मालूम था। फिर भी मुंह अंधेरे अपने ही हाथों से ताला खोलकर घर में दाखिल होते मन बुझ सा गया। वेलकम होम, उन्होंने औपचारिकता बरती। थैंक यू, मैंने शिष्टाचार निभाया। थोड़ा सा मुस्कुरा दी ताकि मेरी हताशा जाहिर ना हो। थक गई हो ना, अभी आराम कर लो। इतनी रात में घर क्या देखोगी? जी हाँ, अभी तो अपना कमरा ही दिखा दीजिए। कमरे में जाते ही मन प्रसन्न हो गया। लगा कि आने वाले के सम्मान में इसे नए सिरे से सजाया गया है। डोरमैट से लेके बाथरूम में रखे टॉवल तक सब कुछ नए नए से थे, नया भी और ताजा भी। मन के किसी कोने में जो एक कांटा सा था कि मैं किसी की बासी गृहस्थी सजाने जा रही हूँ, वह कसक एकदम दूर हो गई। वॉश लेकर बाहर आई तो देखा ये कॉफ़ी लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। थैंक यू, मैंने मग उठाते हुए कहा, पर यह धन्यवाद निरी औपचारिकता नहीं थी। मैंने हृदय से उनका आभार माना था। इस समय सचमुच कुछ पीने का मन हो रहा था, पर घर में कोई था ही नहीं जो अनुरोध करता। अपने आप बनाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सचमुच कृतज्ञ थी कि मुझे आते ही रसोई में पैर नहीं देना पड़ा। मैं तो सोच रही थी कि अब तो सुबह होने को है, सोकर क्या होगा, पर कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो दिन काफ़ी चढ़ चुका था और ये तैयार हो चुके थे। आज छुट्टी नहीं लेंगे? मैंने कातर स्वर में पूछा। जल्दी लौट आऊँगा, इन्होंने मुझे आश्वस्त किया। आओ नाश्ता कर लेते हैं, मैं रुका हुआ हूँ। नाश्ते की मेज पर ही रामधन से मुलाकात हुई। उसी ने फिर लक्ष्मी से मेरा परिचय करवाया। ये मेरी गृहस्थी के 2 आधार स्तंभ हैं, इन्होंने परिहास में कहा, पर मुझे तो तीसरे की तलाश थी। आखिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ ही लिया, बिटिया से नहीं मिलवाएंगे? क्षण भर को उनके चेहरे पर असमंजस के भाव उभरे। वह शायद बेबी तो सवेरे ही लौट आई है, रामधन ने सूचना दी। बुलावे का? नहीं नहीं, रहने दो, हम ही चले जाएंगे, इन्होंने तुरंत कहा और इतनी फुर्ती से खड़े हो गए मानो पल भर की भी देरी की तो रामधन बिटिया को बुला लाएगा। आओ, इन्होंने कहा और मैं घिसटती सी उनके पीछे चल दी। मुझे आश्चर्य भी हो रहा था और बुरा भी लग रहा था। क्या मैं इस योग्य भी नहीं कि कोई उत्सुकता से झांकी ले? मिलने के लिए ठेठ कमरे में ही जाना पड़ेगा। पिछले बरामदे से सटा हुआ सबसे आखिरी कमरा उसका था। दरवाजा बंद था और भीतर माइकल जैक्सन चीख रहा था। इन्होंने नॉक किया। खुला है, अंदर से कर्कश आवाज आई। दरवाजा ठेलकर हम दोनों भीतर गए। बिस्तर पर औंधी लेटी वह कोई पुस्तक पढ़ रही थी। हमें देखते ही जींस में कसी उसकी टांगों का हवाई नृत्य थम गया। ओह पापा, आप हैं? मैं समझी रामधन होगा। इन्होंने आगे बढ़कर पहले कैसेट बंद किया, फिर गंभीर स्वर में बोले, निक्की, मेरा मतलब है इनसे मिलो, ये तुम्हारी मम्मी हैं। ओह आई सी। बस इससे ज़्यादा कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसने अपनी पोज तक नहीं बदली। इन्हें भी बुरा लगा। एकदम चीखे, निक्की ये क्या है? केयर आर यूर मैनर्स? डू यू हैव एनी? टैग से उठकर बात ही नहीं कर सकती तुम। वह एकदम उछलकर खड़ी हो गई, अपने छोटे छोटे बालों को गर्दन के एक झटके के साथ पीछे फेंकती हुई बोली, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है पिताश्री। लीजिए, मैं खड़ी हो गई। अब अगर आप चाहेंगे तो मैं माताश्री के चरण वंदना भी कर सकती हूँ।
गुस्से में इनका चेहरा तमतमा उठा। मुझे डर हुआ कि कहीं ये बेटी को एक झापड़ ही रसीद ना कर दें। मैंने अपनी दोनों हथेलियों में उनका दाहिना हाथ थाम लिया। सोचा मेरे स्नेह के उत्ताप से उनकी उत्तेजना कुछ कम होगी। चलिए, मैंने मनुहार की और इन्हें उसी तरह थाम कर बाहर ले आई। बाहर आकर देखा लक्ष्मी और रामधन दोनों कमरे की ओर कान लगाए बैठे हैं। उन्हें जरूर ही निराशा हुई होगी। एक बात का यकीन जरूर आ गया कि इस घर में अगर कभी कोई नाटक हुआ तो दर्शकों का अभाव नहीं रहेगा। अपने कमरे की सुरक्षित चारदीवारी में आकर मैंने खुलकर सांस ली। इतनी देर से दम जैसे घुटा जा रहा था, लेकिन ये अब भी गुस्से से थर थर कांप रहे थे। प्लीज रिलैक्स, मैंने इनके बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा। अब परिचय की सारी दीवारें संवेदना के उस प्रवाह में बह गए। कुछ क्षण बाद ये भी नॉर्मल होने लगे। सॉरी रजनी, इन्होंने भर्राई आवाज में कहा। फॉरगेट इट, मैंने इन्हें आश्वस्त करते हुए कहा। विश्वास कीजिए, मैंने किसी बात का जरा भी बुरा नहीं माना है। अब जरा उस लड़की की ओर से तो सोच कर देखिए। आप एक अनजान औरत को एकदम उसके सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं यह तुम्हारी माँ है। बताइए, और आप उससे अपेक्षा करते हैं कि वह तमीज से पेश आए, उसकी प्रतिक्रिया एकदम नॉर्मल हो। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? देखिए, बच्चे के मन में माँ की एक तस्वीर होती है। वह हर किसी को माँ के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन निक्की को तो अपनी माँ याद भी नहीं है। कुल जमा 2 साल की तो थी वह। उससे क्या फर्क पड़ता है? उसने माँ के चित्र तो देखे होंगे। उसी के सहारे उसकी कल्पना ने एक तस्वीर बनाई होगी। क्या पता वह मन ही मन उस तस्वीर को पूजती होगी। आप उससे यह आशा तो नहीं कर सकते कि वह मुझे देखते ही अपनी सारी श्रद्धा, सारा आदर मुझे दे दे। इसमें समय लगता है, बल्कि मेरा तो यह आग्रह भी नहीं है कि वह मुझे मम्मी ही कहे। उसके अंतर्मन से जो संबोधन निकलेगा मेरे लिए वही स्वीकार्य होगा। ये चुप ही बने रहे। सुनिए, मैंने अनुनय भरे स्वर में कहा, आज हमारी शादी का पहला दिन है। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? इन्होंने प्रश्नार्थक नजरों से मुझे देखा। आप निक्की को मेरे सामने या मेरे लिए डांटेंगे नहीं। वह मेरे साथ कैसे भी पेश आए, आप कुछ नहीं कहेंगे। यह मेरी लड़ाई है, इसे मैं अकेले ही लड़ना चाहती हूँ। आप बीच में पड़ेंगे तो मैं यह बाजी निश्चित ही हार जाऊंगी। इसलिए प्लीज, एज यू प्लीज। बड़ी देर बाद इन्होंने कहा। उठकर ड्यूटी पर चले गए। कितनी दिलेरी से मैंने यह चुनौती स्वीकार की थी, किस बहादुरी से ऐलान किया था कि यह मेरी लड़ाई है, इसे मैं अकेले ही लड़ूंगी। पर अब लग रहा है कि यह बड़बोलापन मुझे महंगा पड़ रहा है। यह जंग जीतना उतना आसान नहीं है। यह लड़की तो मुझे परछाई भी नहीं छूने देती। इस उठापटक में उसके पिता भी दूर छिटकने लगे हैं। मैंने एक संकल्प लिया था, घर का वातावरण जब तक सहज और सामान्य नहीं हो जाता तब तक हम ना तो किसी रिश्तेदार को आमंत्रित करेंगे, ना स्वयं कहीं जाएंगे। जब भी जाना होगा तीनों साथ जाएंगे। रिश्तेदारों का तो वैसे भी कोई खतरा नहीं था। माँ जी की मृत्यु के बाद मेहमानों का सिलसिला वैसे भी थम गया था। खाली घर में दीवारों से सिर फोड़ने कौन आता? इन्हें भी किसी के यहाँ आने जाने या बुलाने का चाव नहीं रह गया था। पर कहीं बाहर जाने के लिए वे अकुला उठे थे। घर में हमेशा एक अव्यक्त तनाव बना रहता, जिससे इनका मन घर से भागने को होता था। यूँ तो बिटिया रानी हमारी किसी बात में दखल नहीं देती थी, पर उसकी यह उपेक्षा ही मन पर बोझ बन जाती थी। पर कहीं जाना भी तो आसान नहीं था। हम लोग कहीं पिक्चर या पार्टी में भी जाते तो मेरा मन अपराध बोध से ग्रस्त हो जाता। शहर से दूर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। निक्की को क्या हर बार सहेली के यहाँ भेजा जा सकता था? उसे ही यह क्या अच्छा लगता? घर पर उसे नौकरों के भरोसे छोड़ना भी तो संभव नहीं था। लोग बाग मखौल नहीं उड़ाएंगे। तुम हर बार उसकी बात बीच में क्यों ले आती हो? ये झल्लाते। लेकिन उसे एकदम नज़रअंदाज भी करना तो अच्छा नहीं। उसे एकदम नज़रअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता, मैं समझाती। आखिर एक दिन मैंने कह ही डाला, आप ही ने तो कहा था कि यह शादी आप अपने लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी बिटिया के लिए ज़्यादा कर रहे हैं। एक तरह से आपने कहा था कि यह शादी आप सिर्फ बिटिया के लिए कर रहे हैं। हाँ,
कहा था ये चीखे, तो क्या इसी की सजा दे रही हो मुझे? और फिर 2 दिन तक बच्चों की तरह मुंह फुलाए घूमते रहे। इन्हें इस तरह नाराज करके जिसे मनाने का मैं प्रयत्न कर रही थी, वह मुझे जरा भी लिफ्ट नहीं दे रही थी। मेरा हर प्रयास वह विफल कर रही थी। गृह प्रवेश के दूसरे दिन तड़के मेरी आंख खुल गई। श्रीमान जी गहरी नींद में सो रहे थे। सोचा अपने लिए फर्स्ट क्लास चाय बना ली जाए। कल का पूरा दिन मानसिक ऊहापोह में और औपचारिकताओं में बीत गया। एक बार भी चाय का मज़ा नहीं आया। रसोई में जाते हुए देखा निक्की के कमरे की लाइट जल रही है। सोचा दोस्ती के लिए अच्छा मौका है। उसके पिताजी भी साथ में नहीं हैं। मैंने फटाफट 2 कप चाय बनाई और दरवाजे पे हल्के से नॉक किया। निक्की। दरवाज़ा इस तेजी के साथ खुला कि मैं सहम कर 2 कदम पीछे ही हट गई। फिर संभलते हुए मैंने कहा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? तुम्हारे कमरे में रोशनी देखी तो सोचा कि सुबह की चाय निक्की के साथ ही पी जाए। मेरा नाम पारुल है। पापा श्री ने शायद आपको बताया नहीं। ओह सॉरी। अपमान के उस घूंट को किसी तरह पीते हुए मैंने कहा, अच्छा बताओ नाश्ते में क्या लोगी? आज तुम्हारी पसंद का ही नाश्ता बनाते हैं। मेरी चिंता रहने दे, उसने कप हाथ में लेते हुए कहा। मेरा खाना पीना रामधन बना देगा। आप तो जिनकी सेवक ले आई हैं उन्हीं का ख्याल रखें, मेहरबानी होगी। मन हुआ कह दूं, पगली मैं तो तेरे लिए ही इस घर में आई हूँ। तेरे पापा मुझे तेरे लिए ब्याह कर लाए हैं। पर वह जिस तरह काट खाने को दौड़ रही थी, वहाँ ऐसी कोमल अनुभूतियों के लिए गुंजाइश नहीं थी। इसके बाद मैंने उसे जब भी पुकारा या जब भी उसका उल्लेख किया, पारुल कहकर ही किया। इन्होंने 1-2 बार कहा भी, अरे मैं तो भूल ही चला था कि इसका नाम पारुल है। इसीलिए तो मैं कहती, इसीलिए तो मैंने ठान लिया है कि उसका असली नाम ही चलाऊंगी। इतना प्यारा नाम है और आपकी देखा देखी सब उसे निक्की कहे चले जाते हैं। कोई बच्ची है अब वो। चाय वाले प्रसंग की कड़वाहट भूलने में मुझे 2-4 दिन लगे। उसके बाद मैंने फिर कमर कस ली। उसकी अनुपस्थिति में एक दिन मैंने उसके कमरे का मुआयना किया। वह ठीक वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। उसे तरतीब देने की कोशिश में मेरे पूरे 3 घंटे खर्च हुए। मैंने पहले तो उसका बिस्तर ठीक किया, पलंग की चादर बदली, खिड़कियों के पर्दे बदले, यहाँ वहाँ बिखरे कपड़ों को समेटा, धुले अनधुले कपड़ों को अलग किया, मेज पर फैली किताब कॉपियों को करीने से जमाया, ड्रेसिंग टेबल का शीशा साफ किया, शीशियों के ढक्कन यथास्थान रखे, स्टूल पर कैसेट्स के ढेर को स्टैंड में फिट किया, बाथरूम में नई साबुनदानियाँ रखी, गीले तौलिए सूखने के लिए फैलाए। इतना सब करने के बाद लक्ष्मी को झाड़ू लगाने की आज्ञा देकर मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। थक तो गई थी मैं, पर मन प्रसन्न था। सोचा पारुल भी देखेगी तो उसका जी खुश हो जाएगा। मुंह से चाहे कुछ ना कहे, मन ही मन एहसास तो होगा कि माँ भी कोई चीज होती है। ठीक 4 बजे उसकी लूना गेट के अंदर दाखिल हुई और मैं उठकर बैठ गई। पता नहीं किस अव्यक्त अनुभूति से मेरा हृदय धड़कने लगा। रोज की तरह वह सीधे अपने कमरे में गई और दूसरे ही क्षण वह मेरे सामने थी। धन्यवाद, उसने कहा, पर उसकी आंखें और उसका स्वर उस धन्यवाद का समर्थन नहीं कर रहे थे। आपने मेरे कबाड़ खाने को कमरे की शक्ल देने की कोशिश की, इसके लिए आभारी हूँ, पर भविष्य में यह कृपा दृष्टि ना कीजिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। और वह उल्टे पांव कमरे में लौट गई। क्षोभ और अपमान से सुलगती हुई मैं पता नहीं कब तक वहीं बैठी रही। अपमान की यह आवृत्ति तो पता नहीं कितनी बार हो चुकी है। उस दिन घर में कथा थी। रामधन का ही आग्रह था कि शादी के उपलक्ष्य में और कुछ नहीं तो एक कथा ही हो जाए। उसने खुद बोल रखा था कि साहब का घर बस जाएगा तो कथा करवाऊंगा। उसके संकल्प का मान तो रखना ही था। बड़े उत्साह से मैंने सारी तैयारी की। इस घर में हालांकि कोई वातावरण नहीं था, पर माँ के यहाँ तो नित्य पूजा पाठ की परंपरा थी। सुबह शाम ठाकुर जी की आरती होती थी। धूप अगरबत्ती की महक से सारा घर सुवासित हो जाता था। मंत्रोच्चार से एक मंगलमय पवित्र वातावरण की सृष्टि होती थी। अपने उस परिवेश को उस दिन के लिए मैंने इस घर में भी जीवित कर लिया। बड़े मनोयोग से पूजा स्थल को सजाया, संवारा, सुंदर अल्पना से अलंकृत किया।
माँ जी की अलमारी से पूजा के सारे उपकरण निकालकर उन्हें चमकाया, बड़े उत्साह से प्रसाद बनाया। विधि विधान से पूजा हुई, कथा बाची गई और जब आरती का समय आया, पता नहीं क्यों मुझे दुर्बुद्धि हुई और मैंने लक्ष्मी से कहा, बिटिया को आवाज दे दो, आरती हो रही है। बिटिया रानी कमरे में अवतीर्ण हुई, जीन्स और लूजर, उसकी रोज की पोशाक, पर पता नहीं क्यों पंडित जी के सामने जरा संकोच हो आया और जब आरती लेने का समय आया तो मुझसे नहीं रहा गया। बेटे, जूते पहनकर आरती नहीं लेते। बस वह एकदम पलटकर चली गई, ना आरती ली ना प्रसाद लिया। मन एकदम खराब हो गया। मेरे ही अनुरोध पर इन्होंने अपने एक दो मित्रों को सपरिवार खाने पर बुला लिया था। सोचा था जरा उत्सव का वातावरण हो जाएगा, पर उल्टे मातमी सन्नाटा छा गया। अजीब सा आलम था। मैं उस पर अपना पूरा स्नेह उड़ेल देने को बेचैन थी, अपनी ममता का आंचल फैलाए बैठी थी, लेकिन वह 16-17 साल की लड़की को गोद में लेकर दुलराया तो नहीं जा सकता, उससे तो दोस्ती ही की जा सकती है। पर जब जब मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसने निर्ममता से झटक दिया। जब जब प्यार से उसे कुछ समझाना चाहा, बिच्छू सा डंक मारकर उसने मुझे आहत कर दिया। और कल रात तो हद ही हो गई। महारानी सुबह 8 बजे जो कॉलेज गई तो रात तक लौटी ही नहीं। ये सेमिनार के लिए दिल्ली गए हुए थे। मेरी तो चिंता से जान सूख गई। रामधन से कहा कि पास पड़ोस में कोई सहेली रहती हो तो पता कर लो, पर उसने साफ मना कर दिया। बोला बेबी गुस्साती हैं। उसने तो फ़ोन करने से भी मना किया था, पर मेरा मन नहीं माना और मैंने मेज़ पर यहाँ वहाँ लिखे नंबरों को घुमा दिया। 2 जगह तो कुछ पता नहीं चला, पर तीसरी ने बताया कि शायद मैच खेलने गई है। आप इस नंबर पर पता कर लें। नीलम के यहाँ उसकी मम्मी मिली। उन्होंने बताया कि लड़कियाँ खेलने आई हैं, लौटने में देर हो सकती है। चिंता की कोई बात नहीं है, उनका कोच साथ में है। अगर बहुत रात को लौटेंगी तो पारुल को वे अपने यहाँ सुला लेंगी। मैंने उन्हें धन्यवाद देकर फ़ोन रख दिया। संकोच के मारे यह नहीं पूछा कि क्या खेलने गई है और कहाँ गई है। एक माँ को इतना तो मालूम होना चाहिए। वैसे इतने दिनों में मैं यह तो जान गई थी कि पारुल टेबल टेनिस खेलती है और अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करती है। जानकर सचमुच खुशी हुई थी, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि आपको बिना पूछे हर कहीं जाने की आज़ादी मिल गई। अगर कार्यक्रम ऐन वक्त पर तय हुआ है तब भी आप फ़ोन तो कर ही सकती हैं। रात मैंने कैसे काटी मैं ही जानती हूँ। डॉक्टर घर पर नहीं थे, नहीं तो मैं इतनी रात उसे घर पर ले आती और सारे आदर्शों को ताक पर रखकर खूब खरी खोटी सुनाती। सोचा तो यही था कि सुबह जैसे ही वह घर में दाखिल होगी उसे खूब आड़े हाथों लूँगी, लेकिन यह तो हुआ नहीं। उल्टे वही मुझ पर बरस कर चली गई और मैं बस चुपचाप सुनती रही। रात को ये दिल्ली से लौटे तो मैंने इन्हें सारा किस्सा सुनाया, पर इन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उल्टे बड़े लापरवाह ढंग से बोले, हाँ नीलम के यहाँ रह गई होगी, उसकी बड़ी पक्की सहेली है। मुझे बहुत ताव आया। एक मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो रात भर जागती रही, दिन भर सुलगती रही। जिनकी बेटी है उन्हें तो कोई चिंता ही नहीं, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर अपने पर ही शर्म हो आई। बेटी क्या सिर्फ उन्हीं की है? मैंने तो डॉक्टर कुमार को उनके पूरे परिवेश के साथ स्वीकार किया है। फिर क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं? बाप की नज़रें जिन्हें पकड़ नहीं पाती, माँ की नज़रें क्या उन खतरों से गाफिल रह सकती हैं? सुबह फिर मैंने एक निश्चय कर ही लिया था। पतिदेव को रोज की तरह चाय नाश्ता देकर हॉस्पिटल भेज देने के बाद मैं फुर्सत में थी। पारुल कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। लक्ष्मी अभी आई नहीं थी। रामधन रसोई में अंडा फेंट रहा था। मैंने एक लंबी लिस्ट और पैसे पकड़ाते हुए उससे कहा, काका जरा बाजार का चक्कर लगाना होगा, तुम्हारे साहब लंबी चौड़ी फरमाइश करके गए हैं। अरे उनको फरमान का मौका तो अब लगा है। अब तक तो जो कच्ची पक्की बन गई सो खा लेते थे। वही तो सोचती हूँ कुछ तो उनकी पसंद का बना लूँ। आप झटपट सामान ला दो। अबे हाल जाते हैं बिटिया, बिटिया का नाश्ता दे दें।
वह तो मैं बना लूँगी और दे दूँगी, कहकर मैंने तुरंत गैस जलाकर फ्राइंग पैन चढ़ा दिया। अब अंडे का कटोरा मेरे हवाले करने के सिवा उनके पास कोई चारा ही नहीं रहा। बेचारा चुपचाप झोला उठाकर चला गया। अब मैदान साफ था। धावा बोलने का यही सुनहरा मौका था। मत चूके चौहान, मैंने अपने आप से कहा और ईष्ट देव का जाप करते हुए दरवाजे पर नॉक किया। खुला है। वह हमेशा की तरह चीखी। नाश्ते की सजी हुई ट्रे लेकर मैंने कमरे में प्रवेश किया। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। शीशे में मेरा प्रतिबिंब देखते ही चौंक पड़ी। आप? हाँ, नाश्ते की ट्रे छोटी टेबल पर रखते हुए मैंने सहज स्वर में कहा। रामधन जरा जरूरी काम से बाजार गया है। मैंने ऑमलेट बनाने की कोशिश की है, देखना जरा ठीक से तो बना है ना। वह तुनक कर बोली, आपने क्यों तकलीफ की? मैंने आपसे 1000 बार कहा है कि। मुझे याद है, मैंने उसे टोकते हुए कहा। पर वो क्या है बिटिया रानी कि तुम्हारी बदकिस्मती से तुम्हारे पापा मुझे ब्याह कर लाए हैं। इस रिश्ते से अब घर के हर कमरे पर मेरा हक हो जाता है और घर के हर सदस्य की भूख प्यास देखना मेरा फर्ज बन जाता है। वह चकित थी। मुझे आतंकित करने का उसका प्रयास व्यर्थ हो गया था। खींच कर बोली, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? बताती हूँ, मैंने इत्मीनान से पलंग पर बैठते हुए कहा। क्योंकि जो बात है मैं कहने के लिए आई हूँ उसे कहे बिना तो मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरा कमरे में आना जरा भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम मुझे शांति से सुनो ताकि तुम्हें भी जल्दी छुटकारा मिले और मैं भी अपना काम देखूं। क्षोभ, आश्चर्य और हताशा के मिले जुले भाव चेहरे पर लिए वह सामने वाली कुर्सी पर धम्म से बैठ गई। बोलिए। ये हुई ना बात, तो अब सुनो। कल तुम गुस्से में थी। मैं भी नौकरों के सामने तमाशा नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज एक बात ध्यान से सुन लो। जब भी तुम्हें कहीं बाहर जाना हो या आने में देरी की संभावना हो, घर पर बता कर जाया करो। अगर समय पर प्रोग्राम बने तो फोन कर दिया करो। परसों वाला किस्सा दोबारा रिपीट ना हो। यह आपका हुक्म है, ऐसा ही समझ लो। मैं ऐसे हुक्म मानने की आदी नहीं हूँ। मानना पड़ता है पारुल, तुम तो हॉस्टल में रह चुकी हो, जानती हो वहाँ भी एक डिसिप्लिन होता है। फिर यह तो घर है। घर है तभी तो, यहाँ तो आज़ादी से रहने दीजिए। आज़ादी का मतलब स्वच्छंदा नहीं होता बेटे। घर में तो अनुशासन बेहद जरूरी है। हॉस्टल में तो एक वार्डन होता है, परंतु घर में तो हम स्वयं ही अपने नियामक होते हैं। क्यों? घर में आप हैं तो? उसने चिढ़कर कहा। आप तो घर को जेल बना कर रख देंगी। जेल? और क्या, कौन सी कसर छोड़ी है आपने? जेल से भागे हुए कैदी की तरह ही तो मेरा पीछा किया है। पता नहीं कितनों को फ़ोन किया था उस रात। इससे तो अच्छा था पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देती। उफ, मुझे तो अपनी फ्रेंड्स के सामने आंखें उठाते शर्म आ रही थी। कहते कहते सचमुच वह रुआसी हो आई थी। कमाल है पारुल, तुम्हें इसलिए शर्म आ रही है कि हमने तुम्हारी खोज खबर ली, तुम्हारा पता ठिकाना जानने की कोशिश की। अगर हम तुम्हारी ओर से लापरवाह होकर बैठ जाते तो तुम्हें अच्छा लगता। इससे क्या तुम्हारी इज्जत बढ़ जाती? नहीं बेटे, इससे इज्जत बढ़ती नहीं, घटती है। शर्म की बात यह नहीं है कि घर पर किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं है। शर्म की बात तो तब होती जब तुम दिन भर गायब रहती और कोई तुम्हें तलाश ना करता। तुम इतनी फालतू नहीं हो पारुल, तुम इस घर की लाडली बिटिया हो। अच्छा खैर, अब नाश्ता कर लो। उस दिन नाश्ता अनछुआ ही रह गया। लक्ष्मी ने ट्रे मेरे सामने रख कर बड़ी अर्थपूर्ण दृष्टि से मुझे देखा। मैंने कोई लिफ्ट नहीं दी और लापरवाही से कहा, आज मैंने बनाया था ना, अच्छा नहीं बना होगा, कोई बात नहीं, कैंटीन में खा लेगी। वहाँ तो सब चीज़ें मिलती हैं। आलोचना का इतना अच्छा मौका हाथ से निकल जाने पर लक्ष्मी उदास हो गई। फिर बड़ी देर तक रामधन के साथ खुसर फुसर होती रही। शायद रामधन ने बताया भी हो कि आज बहू जी ने जबरदस्ती अपने हाथ का नाश्ता खिलाना चाहा था, तभी बेबी भूखी चली गई।
जो भी हो, 4-5 दिन तक वह यूं ही अनमनी बनी रही। खाना भी ऐसा वैसा ही खाती रही। रामधन मनुहार भी करता रहा। मैंने ना ध्यान दिया, ना मनाने की कोशिश की। मैं वह सीमा पार कर चुकी थी। अब पहल उसे ही करनी थी। मैं केवल प्रतीक्षा कर रही थी, एकदम तटस्थ भाव से। पर मेरी यह तटस्थता कितनी सतही थी, इसका शीघ्र ही पता चल गया। उस दिन सुबह से ही रिमझिम शुरू हो गई थी। जाते समय पारुल रेनकोट के लिए गेट से लौट कर आई थी, यह मैंने देखा था। ये जब लंच के लिए आए, पानी तब भी बरस रहा था, पर हल्का था। हम लोग खाना खाकर लेटे ही थे कि बारिश तेज हो गई। 3 बजे तक तो उसने घनघोर रूप धारण कर लिया। देखिए तो कैसा धुआंधार बरस रहा है। सावन का महीना है, अब भी नहीं बरसेगा। मुझे तो पारुल की चिंता हो रही है। कॉलेज भी तो मेरा शहर से दूसरी ओर पर है। रेनकोट लेकर गई है क्या? नहीं, रेनकोट लेकर नहीं गई है। रेनकोट लेकर जाना चाहिए था ना। ओफो, ये पानी तो देखिए, ये क्या रेनकोट के बस का है? इस पर वह लूना से गई है, पूरी भीग जाएगी। तो घर आकर कपड़े बदल लेगी। अब तो कमाल करते हैं। तुम मुझे क्या करने को कहती हो? उसे जाकर ला नहीं सकते? जरूर ला सकता हूँ, पर जानती तो हो वह लड़की कैसी तूफान है। मैं चला भी जाऊँ तो क्या वह मेरे साथ आएगी? और लोगों के सामने मेरा तमाशा बन जाएगा। और देखो, कहीं फ़ोन मत करना, उस दिन जैसा नाटक हो जाएगा। तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? मैंने चिढ़कर कहा। कैसे बाप हैं आप? पानी ही बरस रहा है, कोई प्रलय नहीं आया है जो तुम इतनी परेशान हो रही हो। उसकी बहुत सी सहेलियां वहीं आसपास रहती हैं। थोड़ी देर के लिए कहीं भी रुक जाएगी ना। रिलैक्स। किसी के रिलैक्स कह देने से क्या होता है? मेरी चिंता तो वैसी ही बनी रही। पता नहीं कितनी बार तो मैंने दरवाजे के चक्कर लगाए होंगे। पता नहीं कितनी बार तो कहा होगा, लड़की पता नहीं कहाँ रह गई है। शाम को पानी का जोर थोड़ा कम हुआ, पर लड़की का कहीं पता नहीं था। मेरी व्यग्रता और बढ़ गई थी। सोच लिया कि अगर 7 बजे तक वह नहीं लौटी तो उसके पिता को गाड़ी निकालनी ही होगी। मैं घड़ी की सुइयों पर ही नजरें गड़ाई थी कि रामधन की आवाज़ सुनाई दी। बहू जी, बेबी आ गई। मैं दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। देखा, लथ-पथ चली आ रही है। साथ में 2 मूर्तियां और हैं। लीजिए साहब, संभालिए अपनी अमानत। अरे, ऐसा तूफान मचाया कि बस बरसते पानी में आना पड़ा। पागल, मैंने पारुल को हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। अपने साथ आंटी को भी गीला कर दिया। फ़ोन कर देती, पापा खुद जाकर लेवा लाते। उसने मुझसे नहीं कहा था बहन जी, वह तो अकेले ही आ रही थी। पर बताइए, जवान जहान लड़की को ऑटो में अकेली कैसे भेज दे? जमाना कितना खराब है। लड़कियों को तो कुछ कहो तो बुरा लगता है। पर आप ही बताइए। आप भीतर तो आइए, ऑटो खड़ा है, उसे मैं विदा कर देती हूँ। ये आपको छोड़ आएंगे। पारुल, तुम जाकर झटपट कपड़े बदलो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। भीतर जाकर मैंने रामधन को अदरक वाली चाय बनाने का आदेश दिया। लक्ष्मी के हाथ ऑटो के पैसे भिजवाए, इन्हें तैयार रहने की सूचना दी और फिर 2 तौलिए लेकर बाहर आ गई। तब तक माँ बेटी ड्राइंग रूम में आ चुकी थीं। मुझे लगा कि आगंतुक महिला भीतर आने को उत्सुक ही थी, तभी तो जरा से अनुरोध पर मान गई। डॉक्टर साहब आज शायद घर पर ही हैं? उन्होंने पूछा। जी हाँ, रोज़ तो 6 बजे ही निकल जाते हैं। आज पारुल की वजह से रुक गए। उसे लेने ही जा रहे थे, पर पता नहीं था कि वह कहाँ पर है। सब की सब हमारे घर पर ही इकट्ठा हो गई थीं। मैंने भी VCR लगा दिया। वही मैंने प्यार किया। पता नहीं कितनी बार देखती हैं ये लोग, पर आज तो पिक्चर आधी भी नहीं हुई और सब की सब खड़ी हो गई। पारुल तो एकदम सड़क पर चल दी। बड़ी मुश्किल से रोका मैंने और साथ में ले आई। बहुत डरती है आपसे। जी नहीं जी, डर तो होना ही चाहिए, चोट माँ की हो या बाप की। लड़कियों को थोड़ी तो दहशत होनी चाहिए। दरअसल चिंता हो जाती है, मैंने मिमियाते हुए कहा। एक बार पता रहे कि कहाँ है तो फिर कोई बात नहीं, पर यही तो
यही तो मैं इनसे कह रही थी कि घर में माँ होने से बहुत फर्क पड़ता है, भले ही वह। मम्मी, उनके सौतेली कहने से पहले ही लड़की ने डपट दिया। मम्मी, तुम्हें कुछ मालूम तो है नहीं, बस बोलती जा रही हो। डरवर की कोई बात नहीं है। दरअसल उसके गीतांजलि और शाहीन से झड़प हो गई थी, इसलिए वह पिक्चर छोड़कर चल पड़ी थी। अरे, मुझे तो पता ही नहीं चला, क्या हुआ था? मम्मी की आंखें उत्सुकता से फैलाईं। बिटिया ने हताश होकर मेरी ओर देखा, फिर संक्षेप में बताया। अरे, वो गीता और शाहीन है ना, बहुत नाटक करती हैं। खुद ही पिक्चर लगाने को कहा और खुद ही बीच में उठकर खड़ी हो गई। बोली कि देर हो रही है, घर जाएंगी। पारुल ने कहा कि ऐसी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर बाद चलते हैं, घर तो सभी को जाना है। तो दोनों कहती क्या हैं, तुम्हारी बात अलग है, तुम तो फ्री बर्ड हो, घर पर कोई कहने सुनने वाला नहीं है। लेकिन हमारी अम्मा लोग तो हमारी जान ही ले लेंगी। बस पारुल को ताव आ गया। अच्छा हुआ कि उसी समय चाय आ गई और मैं प्रस्तुत घटना पर टिप्पणी करने से बच गई। चाय पीते ही बिटिया उठ खड़ी हुई। मजबूरन माँ को भी उठना पड़ा। मैंने उन्हें आवाज़ दी। तब तक पारुल भी कपड़े बदल कर आ गई थी। पानी अभी थमा नहीं था, इसलिए हम दोनों ने मेहमानों को दरवाजे से ही विदा किया। गाड़ी गेट से बाहर निकल गई। तब हम लोग भीतर आए। देखा पारुल के बालों से अब भी पानी टपक रहा था। मन हुआ उसके कंधे पर पड़ा टॉवल खींचकर उसका सिर अच्छे से पोंछ दूं, पर हिम्मत ही ना पड़ी। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही हल्की सी चपत लगाई थी। शायद वह मेरी अतिशय व्यग्रता का परिणाम था। वह सिर्फ मुझे देखती रही। अच्छा, पहले गर्मा गर्म चाय तो पी लो, काका ने अदरक डालकर बढ़िया चाय बनाई है। चाय मैं कमरे में पी लूँगी, उसने मेरे हाथ से कप लेते हुए कहा। फिर जाते हुए दरवाजे में ठिठक कर बोली, थैंक यू मम्मी। मैं खुश थी और चकित भी। रात को इच्छा हुई कि यह सुसंवाद इन्हें भी सुना दूं, पर अपने को रोक लिया। क्या पता यह उपलब्धि क्षणिक ही हो, हम खुद समझ नहीं पाते, पर हमारे अवचेतन में एक अदृश्य कंप्यूटर लगा होता है जो अपने आप से आपस में ही आवाज़ों को नोट करता रहता है। उसमें जरा भी व्यतिक्रम हो जाए तो मन चौंक उठता है। उस दिन ऐसा ही हुआ। सुबह 10 बजे लूना की चिर परिचित आवाज़ कानों में नहीं पड़ी तो मन बेचैन हो उठा। फिर सोचा, मैं भी कैसी बेवकूफ़ हूँ, लूना तो कल घर आई ही नहीं। किचन में जाकर रामधन से कहा, काका बेबी तैयार हो जाए तो ऑटो ले आना, लूना घर पर नहीं है। बेबी तो शायद कॉलेज नहीं जा रही। क्यों, तबीयत खराब है क्या? का पता, पढ़ी तो हैं। नाश्ता किया था? हाँ, थोड़ा मोड़ा। मैं पलटकर उसके कमरे की ओर चल दी, पर रास्ते में ही ठिठक गई। मेरा कमरे में जाना उसे पसंद आएगा? झिड़क तो ना देगी, पर अब बीच रास्ते में से लौटूंगी तो नौकरों के उपहास का पात्र बनूंगी। पारुल, मैंने नॉक नहीं किया, जी कड़ा करके सीधे कमरे में ही दाखिल हो गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज कॉलेज नहीं गई? इसी से पूछा। मैंने अपनी अनाधिकार चेष्टा की सफाई देते हुए कहा। मुझे लगा कि अब वह कहेगी नहीं गई तो आपसे मतलब, पर वैसा नहीं हुआ। छीड़ स्वर में बोली, यूं ही नहीं गई, सिर जरा भारी लग रहा था तो सोचा आज छुट्टी ही सही। सिर तो भारी होगा ही, कल कितना भीग गई थी तुम, रात को याद ही नहीं रहा। पापा से एक आध गोली ले लेती तो ठीक रहता। वैसे गोली लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जुखाम तो अपनी मियाद पूरी करके ही पीछे छोड़ता है। हाँ, दवाई लेने से थोड़ा रिलीफ जरूर हो जाता है। मुझे पता ही नहीं चला कि बात कहते हुए मैं कब उसके पास पहुंचकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगी थी। जब होश आया तो देखा मेरा वह स्पर्श उससे सहा नहीं जा रहा था। उसके होंठ कांप रहे हैं और उसने दोनों हथेलियों से आंखें ढांप रखी हैं। बीमारी की दशा में किसी का स्नेहिल स्पर्श क्या कयामत ढाता है, यह मुझे मालूम है। वह दिलेर लड़की मेरे सामने रोएगी नहीं, यह भी मैं जानती थी। इसीलिए मैंने कहा, काका ने बताया कि तुमने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया। देखो,
मैं अभी फर्स्ट क्लास कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ, पीते ही तुम्हारी सुस्ती उड़न छू हो जाएगी। मैंने जानबूझकर किचन में काफ़ी देर लगा दी। उसका सुबह का नाश्ता एक तरह से अनछुआ ही पड़ा था। मैंने साबूदाने के पापड़ और आलू के चिप्स तले, थोड़े से मखाने भी घी में भून दिए और फिर कॉफ़ी के साथ सारा सरंजाम लेकर उसके कमरे में गई तो बिस्तर खाली था। मेरा अंदाज़ा सही था। जब वह बाथरूम से निकली तो उसका चेहरा और आंखें दोनों धुले धुले से थे। थैंक यू मम्मी, उसने कप हाथ में लेते हुए कहा। मन हुआ कि उससे कह दूं कि माँ को यूँ बार बार धन्यवाद नहीं कहते, पर अपने को रोक लिया। मम्मी कह देने से ही कोई माँ नहीं हो जाती। जिस दिन वह मन से मुझे माँ कहकर स्वीकार करेगी, औपचारिकता की यह दीवार अपने आप टूट जाएगी। रामधन काका गाड़ी चला लेते हैं ना? हाँ, क्यों? तुम एक चिट्ठी लिख कर दे दो तो वे गाड़ी उठा लाएंगे। वैसे नीलम की मम्मी उन्हें पहचानती तो होंगी ना? तुम एक चिट्ठी लिखकर दे दोगी तो क्या पता आसानी से ले आएंगे। लेकिन नीलम के यहाँ क्यों जाएंगे? गाड़ी तो छाया के यहाँ है। तो कल जो आई थी वो छाया थी? और क्या, उसी का घर तो कॉलेज के पास पड़ता है, इसीलिए गाड़ी वहाँ रख देती हूँ। वह तो बेचारी बहुत अच्छी है, पर उसकी मम्मी शी इज़ सच अ बोर। और उन्हें आपने नीलम की मम्मी समझ लिया। ओ नो, नीलम सुनेगी तो सिर पीट लेगी। तुम्हारे पापा भी सिर पीट रहे थे, कह रहे थे कि कहाँ फंसा दिया मुझे। पूरे रास्ते वो 1 मिनट को भी चुप नहीं हुई। बेचारे, उनकी तो औरतों की बकझक सुनने की आदत भी छूट गई है। उनके लिए तो अच्छा खासा ओवरडोज हो गया होगा। बात जरा सी थी, पर हम दोनों हंसी से लोटपोट हो गईं। मेरे तो गले में फंदा ही पड़ गया। इस घर में आने के बाद पहली बार मैं इतना खुलकर हंसी थी। पारुल को भी मैंने पहली बार हंसते हुए देखा था। लगा यह हंसी हमारी छाती में पता नहीं कब से जमी हुई थी। गलती मेरी ही थी। हंसी का दौर थमते ही उसने कहा, मुझे ठीक से इंट्रोड्यूस करवाना था, पर मेरा मूड उस समय इतना ऑफ हो रहा था। हाँ, नीलम ने, मेरा मतलब है कि छाया ने बताया था। वह चुप रही, पर उसकी मम्मी क्या समझी पता है? उन्हें लगा कि तुम मेरे डर से जल्दी घर भाग रही हो। ओह गॉड, शी इज़ इम्पॉसिबल। मैं एकदम गंभीर हो आई। सोचा जो बात मन में इतने दिनों से घुमड़ रही है उसे कह डालने का यही मौका है। हम दोनों के बीच ऐसे तरल क्षण पता नहीं फिर आए कि ना आए। पारुल, एक बात कहूँ? मेरे संजीदा अंदाज पर वह चौंक पड़ी। बहुत दिनों से तुमसे यह बात कहना चाह रही थी पारुल, कि मुझ में और जो भी दुर्गुण हो, मैं डरने की चीज़ नहीं हूँ। मुझसे तुम्हें कभी कोई खतरा नहीं है। अब छाया की मम्मी को इतना सीरियसली लेने लगेंगी तो हो चुका। तुम गलत समझ रही हो। छाया की मम्मी ने तो बस इतना किया है कि मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया है। तुम यह डर अपने मन से एकदम निकाल दो कि मैं तुम्हारी किसी चीज़ में हिस्सा बांटने आई हूँ। जायदाद का मुझे लोभ नहीं है। मुझे तो एक घर, एक जीवन साथी की तलाश थी, वह मुझे मिल गया। तो आज यहीं तक। इस कहानी का दूसरा भाग लेकर मैं आप लोगों के सामने कल आऊँगी। तो नमस्कार। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।